हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ओरियंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में आखिर क्या चल रहा है, करंट टाइम में इनका शेयर प्राइस कैसा परफॉर्म कर रहा है और इसका फ्यूचर आउटलुक क्या हो सकता है। तो आज इस वीडियो में हम इनका कंप्लीट स्टॉक एनालिसिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो दोस्तों, अगर इसके शेयर प्राइस की बात करें तो ये कंपनी का IPO आया था अगस्त 24 में और 300 के आसपास की लिस्टिंग हुई थी, लेकिन अक्टूबर तक ये शेयर फ्लैट रहा। लेकिन उसके बाद इसमें ह्यूज रैली देखने को मिली और रिसेंटली इसका शेयर 650 का लेवल टच करता हुआ दिख रहा है और पिछले 2-3 महीनों से लगातार ये 50 DMA से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो एक चीज तो क्लियरली दिख रही है कि शेयर अप ट्रेंड में दिख रहा है। तो दोस्तों, यही चीज देख करके मैंने इस पे फर्दर रिसर्च की, क्या कुछ मेरी फाइंडिंग्स रही, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, कंपनी का नाम है ओरियंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये कंपनी BSE और NSE दोनों पे लिस्टेड है। इसकी मार्केट कैप की बात करें तो 2674 करोड़ रुपीस की है। अगर स्टॉक पी की बात करें 64 का थोड़ा सा हाई दिख सकता है, ROC की बात करें तो 34% का है। इसी के साथ ROE की बात करें तो 27% का दिख रहा है। तो दोस्तों, अगर इनके करंट शेयर प्राइस की बात करें तो 642 रुपए पे इसकी क्लोजिंग हुई है। इसके हाई की बात करें तो रिसेंटली 655 रुपीज का हाई लगाया है और IPO के बाद इसने 247 रुपए का लो लगाया था। तो दोस्तों, कंपनी की बात करें तो ये एक IT सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है जो कि मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। इनके बिजनेस वर्टिकल्स की बात करें तो IIT इंफ्रास्ट्रक्चर है, IT एनेबल्ड सर्विसेज है, इसके अलावा क्लाउड एंड डेटा मैनेजमेंट की सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, बिजनेस पे फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले इनके फाइनेंशियल एनालिसिस कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पे सेल्स देख सकते हैं कि सितंबर 24 में 223 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो कि पिछली साल ये रेवेन्यू सिर्फ 149 करोड़ रुपीस का था। तो यहाँ पे YoY बेसिस पे देख सकते हैं कि ह्यूज जंप देखने को मिला है। साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करें तो जून 2024 में सिर्फ 149 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था, जो कि बढ़ करके अभी 223 करोड़ रुपीस का हो गया। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 15 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट इन्होंने रिपोर्ट किया, जो कि पिछले साल ये प्रॉफिट सिर्फ 9 करोड़ रुपए का था और पिछले क्वार्टर भी ये प्रॉफिट 9 करोड़ रुपीस का हुआ करता था। साथ ही साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये 8-9-10% के आसपास का दिख रहा है, जो कि साथ इनका इंटरेस्ट का लेवल 0 दिख रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। इसी के साथ डिप्रिसिएशन भी देख सकते हैं, बिल्कुल नॉमिनल सा 1 करोड़ रुपीस का दिख रहा है। उसके कंपेरिजन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो काफी ज्यादा दिख रहा है। जैसा कि हम अक्सर IT कंपनीज में देखते हैं कि डिप्रिसिएशन बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि इस तरह की कंपनीज का जो मेन इन्वेस्टमेंट होता है टेक्नोलॉजीज में होता है और टेक्नोलॉजी बिल्ड करने में जो कॉस्ट आती है तुरंत एक्सपेंस आउट कर देते हैं और उसका डिप्रिसिएशन नहीं होता। तो दोस्तों, अगर इनके एनुअलाइज्ड रिजल्ट पे नजर डालें तो यहाँ पे FY21 में देख सकते हैं कि 247 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू था। FY22 में 467 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू हुआ, FY23 में 535 का और FY24 में 603 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू इन्होंने रिपोर्ट किया है। साथ ही साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देख सकते हैं, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से 10, 9 और 9% का कांस्टेंट बना हुआ है। इसी के साथ नेट प्रॉफिट की बात करें तो FY21 में 0 प्रॉफिट इन्होंने रिपोर्ट किया था, लेकिन FY22 में 33 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ, FY23 में 38 करोड़ रुपीस का और FY24 में 41 करोड़ रुपीस का इन्होंने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया। तो यहाँ बिजनेस में हर फाइनेंशियल ईयर में टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रो की है। तो दोस्तों, अगर इनके बैलेंस शीट पे नजर डालें तो यहाँ पे इक्विटी कैपिटल देख सकते हैं कि बढ़ता हुआ दिख रहा है, जहाँ की 36 करोड़ रुपीस से बढ़ करके अभी 42 करोड़ रुपीस का दिख रहा है, क्योंकि इसी दौरान इनका IPO आया था और IPO से इन्होंने फंडिंग रेज की है। इसी के साथ इक्विटी कैपिटल और रिजर्व की बात करें तो ऑलमोस्ट 300 करोड़ रुपीस की नेटवर्थ दिख रही है। बोरिंग के लेवल की बात करें तो सिर्फ 8 करोड़ रुपीस का है, तो इसका मतलब है कि कंपनी पे कोई भी डेट नहीं है। फिक्स्ड एसेट की बात करें तो ये कांस्टेंट ही बना हुआ है। साथ ही साथ अदर एसेट्स पे एक नजर डालें तो यहाँ पे इन्वेंट्रीज का लेवल देख सकते हैं कि 14 करोड़ रुपीस से घट करके सिर्फ 11 करोड़ रुपीस का रह गया है। हालांकि ट्रेड रिसीवेबल बढ़ता हुआ दिख रहा है, 158 करोड़ रुपीस से बढ़ करके 223 करोड़ रुपीस का हो गया है। तो यहाँ पे रिसीवेबल भी बढ़ रहा है, हालांकि बिजनेस में भी ग्रोथ हो रही है, तो कोई मेजर कंसर्न नहीं है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड इनका रिसीवेबल किस तरीके से ये मेंटेन करते हैं, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 21 करोड़ रुपीस से बढ़ करके ये कैश 109 करोड़ रुपीस का हो गया है, क्योंकि यहाँ पे IPO से इन्होंने फंडिंग रेज की है। तो दोस्तों, कैश फ्लोज पे एक नजर डालें तो FY22 में 30 करोड़ रुपीस का कैश जनरेट किया, FY23 में सिर्फ 2 करोड़ रुपीस का, लेकिन FY24 में भी 22 करोड़ रुपए का बिजनेस से कैश जनरेट हुआ है। लेकिन ये लगातार इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी निगेटिव दिख रहा है, इसका मतलब FY24 में इन्होंने बिजनेस से पैसा निकाला है। और यहाँ पे फर्दर ब्रेक डाउन करके
देख सकते हैं कि इन्होंने शेयर इश्यू करके 8 करोड़ रुपीस रेस किया है, लेकिन 8 करोड़ रुपीस का रीपेमेंट भी किया है, इसके साथ साथ 6 करोड़ रुपीस का डिविडेंड भी पे किया है। तो दोस्तों एक चीज तो समझना जरूरी है कि यहाँ पे अगर कंपनी को डिविडेंड ही 6 करोड़ रुपीस का पे करना था तो फिर ये 8 करोड़ रुपीस के शेयर क्यों इशू किए, कि मैनेजमेंट कहीं ना कहीं एलोकेशन सही से नहीं कर रही है। तो अगर इनको डिविडेंड ही 6 करोड़ रुपीस का पे करना था तो फिर इन्होंने शेयर क्यों डायलूट किए। तो दोस्तों अगर इनके रेशियोज की बात करें तो डेटर डेज देख सकते हैं कि 81 दिनों से बढ़ करके ये 95 डेज का हो गया है। इसी के साथ इन्वेंट्री डेज जो कि नॉमिनल सा 7 दिनों का है वो बढ़ करके 11 दिनों का हो गया है। अगर डेज पेबल की बात करें तो ये भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि अच्छी बात है। 56 दिनों से बढ़ करके 74 दिनों का हो गया है। वर्किंग कैपिटल डेज की बात करें तो बढ़ता हुआ दिख रहा है, 51 दिनों से बढ़ करके 61 दिनों का हो गया है। इसी वजह से आरओसी भी घटता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे 41% का आरओसी था वो घट करके 34% का हो गया। तो दोस्तों कभी भी किसी बिजनेस में अगर वर्किंग कैपिटल डेज बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि बिजनेस को चलाने के लिए आपका पैसा जो 51 दिनों में फ्री हो जाता था अभी 61 दिन लग रहे हैं, जिसकी वजह से आरओसी आपका कम होगा, क्योंकि बिजनेस तो वही रहेगा लेकिन आपका पैसा ज्यादा फंसने से वहां पे रिटर्न कम हो जाता है। तो दोस्तों अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग देख सकते हैं कि सितंबर 24 में 73.22% की होल्डिंग थी। अभी दिसंबर में भी होल्डिंग इनकी 73.22% की दिख रही है। हालांकि अगस्त में इनका आईपीओ आया, उसके बाद से प्रमोटर्स ने कोई भी होल्डिंग सेल नहीं की है। एफआईज की होल्डिंग की बात करें 3.56% से घट करके 2.17% रह गई है। इसी के साथ डीआईज की भी होल्डिंग देख सकते हैं कि 1.2% से घट करके 0 रह गई है। इसका मतलब है कि डीआईज कंप्लीटली एग्जिट ले चुके हैं। इसी के साथ पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 22% से बढ़ करके 24.6% रह गई है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करें तो 71,546 से बढ़ करके 76,349 इसमें इन्वेस्टेड है। तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने से ये समझ में आ रहा है कि एफआईज और डीआईज दोनों इसमें स्टेक कम कर रहे हैं, जहाँ पे डीआईज कंप्लीटली एग्जिट ले चुके हैं और डीआईज की भी 2.17% की अभी होल्डिंग है। तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न से तो ये लग रहा है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एग्जिट लेना स्टार्ट कर दिए हैं। लेकिन दोस्तों आपने पिछले वीडियो विंटा लैब्स में मैंने बताया था कि एफआईज और डीआईज की होल्डिंग अगर कम हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। वहां पे हमने देखा था कि एफआईज और डीआईज की होल्डिंग कम हुई थी, उसके बावजूद भी शेयर मल्टीबैगर रिटर्न्स दिया जब एफआईज और डीआईज एग्जिट कर चुके थे। तो दोस्तों ओरिएंट टेक्नोलॉजीज पे अब फर्दर डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि करंट टाइम में इनका बिजनेस कैसा चल रहा है और फ्यूचर का आउटलुक क्या हो सकता है। तो चलिए मैनेजमेंट की कमेंट्री को डिस्कस करें। तो दोस्तों अगर इनके बिजनेस सेगमेंट की ओवरव्यू की बात करें, जैसा कि मैंने बताया कि ये एक आईटी कंपनी है और इनके मल्टीपल बिजनेस सेगमेंट्स हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो इनका पहला लाइन ऑफ बिजनेस है, तो दोस्तों कुछ इंडस्ट्रीज में कीवर्ड्स होते हैं, अलग अलग कंपनीज अलग अलग कीवर्ड्स यूज करती है, तो उसको हमें समझना जरूरी है। तो इन्होंने LOB 1 LOB 2 करके डिस्कस किया था, तो थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन हुई। LOB कुछ नहीं है, लाइन ऑफ बिजनेस का शॉर्ट फॉर्म है LOB। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि इनका पहला जो लाइन ऑफ बिजनेस है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन का है, और इसके अंदर फर्दर 2 बिजनेस सेगमेंट है, एक एंड यूजर कंप्यूटिंग है, दूसरा डेटा सेंटर सॉल्यूशन है, और यहाँ से 63% की रेवेन्यू आ रहा है। तो दोस्तों अभी आपने देखा होगा कि पास्ट में यानी पिछले 1 साल में डेटा सेंटर्स के स्टॉक किस तरीके से अच्छा परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे कंपनी का देखें तो 63% रेवेन्यू इसी बिजनेस सेगमेंट से आ रहा है। तो दोस्तों दूसरा इनका बिजनेस सेगमेंट है क्लाउड एंड डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज का, और इसमें भी 2 बिजनेस यूनिट्स हैं, एक क्लाउड एंड डेवलपमेंट का है, दूसरा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का। यहाँ से भी 21% का रेवेन्यू फर्स्ट हाफ FY25 में आया हुआ है। तो दोस्तों इनका तीसरा बिजनेस सेगमेंट है आईटी इनेबल्ड सर्विसेज का, जहाँ पे ये साइबर सिक्योरिटी जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ से 16% रेवेन्यू आया हुआ है। तो दोस्तों इनका कस्टमर बेस किस तरह का है और इंडस्ट्री में ये किस सेगमेंट पे फोकस कर रहे हैं, इसको डिस्कस कर लें। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि इनके जो सेक्टर्स हैं, जैसा कि BFSI है, गवर्नमेंट का है, IT हेल्थ केयर, ब्रॉडकास्ट मीडिया प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन में जो मिड लेवल की मार्केट है इसको कैटर कर रहे हैं। एकदम इंडस्ट्री में जो टॉप के प्लेयर्स हो उसमें नहीं, बल्कि उससे नीचे वाले मिड मार्केट में ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर इनके ज्योग्राफिकल फोकस की बात करें तो इनके मेजरली कस्टमर इंडिया के हैं, हालांकि सिंगापुर में भी थोड़ा मोड़ा बिजनेस है, लेकिन जो बिलिंग होती है इंडियन रुपीज में ही होती है, जहाँ भी ये सिंगापुर के कस्टमर्स को IT सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों अगर इनके रेवेन्यू बाइफिकेशन की बात करें तो मिड मार्केट से 53% का रेवेन्यू आ रहा है, BFSI से 20% कह सकते हैं कि रेवेन्यू आ रहा है, IT से 9% का है, इसके साथ POC एंड गवर्नमेंट से भी 8% का बिजनेस आ रहा है, कम्युनिकेशन मीडिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन से 6.3% का बिजनेस है, और फार्मा इंडस्ट्री से 2% का इनका बिजनेस आ रहा है। तो दोस्तों एक चीज और मैंने इस कंपनी पे फोकस की कि ये जो भी बिजनेस सेगमेंट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हर चीज का इनके पास काफी ज्यादा डेटा जो कि परसेंटेज में ये शेयर किया, जो कि काफी अच्छी बात है। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट काफी फोकस्ड है, डेटा ड्रिवन है, और वो जो भी डिसीजन लेते हैं वो प्योरली डेटा के बेसिस पे लेते हैं। तो
दोस्तों इन्होंने कुछ नए स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव लिए हैं, क्या किस तरह के इनिशिएटिव है उसको डिस्कस कर लें। तो दोस्तों इनका रिसेंटली इम्पैनलमेंट हुआ है पीएसबी से। तो पीएसबी एक 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स का एक ग्रुप है और यहाँ पे जो बैंक्स हैं ये 12 अलग अलग बैंक हैं। इनका सारा जो डेटा है अभी ऑन प्रेमिसेस है। जैसा कि आपको पता है कि जो भी आपका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है या तो आप अपना लोकली अपनी ही बिल्डिंग में एक सर्वर इंस्टॉल करो और वहां से अपना डेटा स्टोर करो, या फिर आप क्लाउड पे जा सकते हो जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट अजूरे गूगल क्लाउड जैसी सर्विसेज है। तो यहाँ पे इनका ट्रांजिशन होने वाला है ऑन प्रेमिसेस से ये क्लाउड की तरफ शिफ्ट होने वाले हैं, जिसके लिए इन्होंने 2 प्लेयर को चुना है। एक आपका ओरिएंट टेक्नोलॉजीज है और दूसरा हिताची है। तो इन 12 कंपनीज को अब इंडिविजुअली डिसाइड करना है कि हिताची से कौन कौन बिजनेस लेगा और ओरिएंट से कौन बिजनेस लेगा। लेकिन ये काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स ये 100 करोड़ रुपीस का बिजनेस इस इम्पैनलमेंट की वजह से ला सकते हैं। और यहाँ पे ये काम करने वाले हैं AWS से और ये इनके ऑथराइज पार्टनर हैं जो कि हिताची और ओरिएंट टेक्नोलॉजीज, यही 2 पार्टनर्स AWS के साथ मिलकर के इनका जो ऑन प्रेमिसेस डेटा सेंटर है उसको ये क्लाउड पे शिफ्ट करेंगे। तो इनको हर साल 100 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू यहाँ से अचीव हो सकता है, जो कि मुझे लगता है काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी इनको मिली है। तो दोस्तों पीएसबी ग्रुप ने तो ओरिएंट टेक्नोलॉजीज का इम्पैनलमेंट करा लिया है ताकि अपने ऑन प्रेमिसेस डेटा सेंटर को क्लाउड की तरफ शिफ्ट कर सकें। लेकिन दोस्तों अपने पोर्टफोलियो पे अगर आप इनसाइडरपीडिया का भी इम्पैनलमेंट कराना चाहते हैं तो आप हमारी स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जहाँ पे अभी आप रैंडम टेलीग्राम चैनल्स और यूट्यूब चैनल से स्टॉक रिकमेंडेशन ले रहे हैं, आप इनसाइडरपीडिया से डायरेक्टली स्टॉक रिकमेंडेशन लें और अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास डिफरेंट प्लान है जिसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा आपको कुछ पर्सनली डिस्कस करना हो तो आप मुझे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इनका फोकस जो फ्यूचर के लिए होने वाला है साइबर सिक्योरिटी पे है और क्लाउड पे है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि हर तरह की कंपनीज के बोर्ड रूम में साइबर सिक्योरिटी को लेकर के बात चल रही है और यहाँ पे ये अपनी सर्विसेज को एक्सपेंड कर रहे हैं बिजनेस एनालिटिक्स में, क्योंकि यहाँ पे आजकल के बिजनेस की जो भी इंसाइट्स है वो मैनेजमेंट को चाहिए और वहाँ पे एनालिटिक्स जैसी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे फिर वो बिजनेस एनालिटिक्स हो या फिर साइबर सिक्योरिटीज हो या रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है। ये सारी सर्विसेज पे ये काम कर रहे हैं और फ्यूचर में इनको काफी पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इनके फाइनेंशियल हाईलाइट्स क्या है इसको डिस्कस कर लें। तो दोस्तों अगर इनके ऑर्डर बुक की बात करें तो इन्होंने बताया कि इनके पास अभी फर्स्ट हाफ के एंडिंग में 165 करोड़ रुपीस के ऑर्डर है, जो कि आईपीओ के टाइम जो कि अगस्त में आया था सिर्फ 101 करोड़ रुपीस का था। तो यहाँ पे ऑर्डर बुक में 101 करोड़ से बढ़कर के 165 करोड़ रुपीस का हो गया। साथ ही साथ इन्होंने रेवेन्यू ग्रोथ का भी प्रोजेक्शन किया और ये काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि जो 30 से 35% की YoY बेसिस पे ये ग्रोथ रिपोर्ट कर सकते हैं, जो कि मुझे लगता है एक मिड लेवल आईटी कंपनी के लिए ये 30 से 35% की ग्रोथ काफी ज्यादा हो सकती है। इसी के साथ इनका इबिटा मार्जिन जो कि 9% के आसपास का दिख रहा है वो बढ़ करके 13% का हो सकता है आने वाले 3 सालों में। हालांकि आईटी इंडस्ट्री में इतना कम इबिटा मार्जिन नहीं हो रहा है जहाँ पे ये लेस देन 10% का इबिटा मार्जिन रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यूजुअली हमने देखा है कि 20, 30, 40% तक का आईटी कंपनीज अपना प्रॉफिट मार्जिन रिपोर्ट करती हैं। तो उससे अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे एक आईटी कंपनी के लिए इबिटा मार्जिन काफी कम दिख रहा है। हालांकि अगर 13% का हो जाए तो यहाँ पे बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव कर सकती है। तो दोस्तों अगर इनके इंडिविजुअल बिजनेस सेगमेंट के मार्जिन की बात करें तो सर्विसेज में 25% का हाईएस्ट मार्जिन है। इसके अलावा क्लाउड एंड डेटा मैनेजमेंट में 20% का ग्रॉस मार्जिन है। और रेवेन्यू पर एम्प्लॉय की बात करें तो 50 लाख पर ईयर एक एम्प्लॉय से रेवेन्यू आ रहा है। इनके अगर टॉप 10 कस्टमर्स की बात करें तो 25% का रेवेन्यू कह सकते हैं कि टॉप 10 कस्टमर से आ रहा है। हालांकि यहाँ पे टॉप 10 कस्टमर्स का कंसेंट्रेशन काफी ज्यादा है जहाँ पे 1/4 रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन कुछ कंपनीज में हमने देखा है कि 40% यहाँ तक कि 50-60% तक का रेवेन्यू टॉप 10 कस्टमर से आता है। उसके कंपेरिजन में एक छोटी कंपनी के लिए ठीक ठाक है। यहाँ पे मुझे लगता है कि बिजनेस अच्छा डाइवर्सिफाइड है। तो दोस्तों इनके ऑपरेशनल इनसाइट्स क्या है उसको डिस्कस कर लें। तो दोस्तों अगर इनके कस्टमर रिटेंशन और रिकरिंग रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि 80 से 90% इनके कस्टमर रिटेन हुए हैं। अनटिल अनलेस किसी कस्टमर को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो वो हमारे साथ रिटेन कर रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। इसका मतलब है कि जो भी कस्टमर इनके साथ ऑनबोर्ड हो रहे हैं वो टाइम टू टाइम अपने सर्विसेज रेवेन्यू रिन्यू करा रहे हैं और इनके साथ बने हुए हैं। इसके साथ रिकरिंग रेवेन्यू की बात करें तो क्लाउड और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज में इनका 35 से 37% का रिकरिंग रेवेन्यू आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 1/3 रेवेन्यू हर साल इनको बिजनेस में आना ही है जहाँ पे ये रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके साथ एट्रिशन रेट की बात करें तो एम्प्लॉय एट्रिशन रेट देखना काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि अक्सर आईटी कंपनीज में एम्प्लॉय काफी ज्यादा तेजी से स्विच कर रहे हैं। तो यहाँ पे 15 से 17% का एट्रिशन रेट है, जो कि मुझे लगता है कि ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है। हालांकि बहुत अच्छी कंपनीज का एट्रिशन रेट 10 से 12% का होता है, कुछ कंपनी का 20% से ऊपर का चला जाता है।
लेकिन 15 से 17% का एट्रिशन रेट काफी ठीक है। तो दोस्तों अगर इनके ऑर्डर पाइपलाइन की बात करें तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने इंडिकेट किया कि Q3 थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है और यहाँ पे कुछ एम्प्लॉइज इनकी छुट्टी पे जा रहे हैं, लेकिन मेजर जो प्रोजेक्ट है Q4 में विन कर सकते हैं और यहाँ पे मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट जो ये अभी लेंगे इसकी बिलिंग FY26 के Q1 में ही स्टार्ट हो जाएगा। तो ये काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि फ्यूचर आउटलुक खास करके FY26 काफी अच्छा जा सकता है, लेकिन टेम्परेरी बेसिस पे Q3 में थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिल सकता है और ऐसा हमने पास्ट में भी देखा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्च 24 में 181 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है और जून में 149 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू सिर्फ रिपोर्ट किया था। तो यहाँ पे क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहा है। तो अक्सर हम देखते हैं कि आईटी कंपनी में एक बार कोई रेवेन्यू अचीव हो गया तो वहां से वो एक नया बेस बन जाता है, उसके बाद वहां पे नया एडिशन होता है और ऐसा तब देखने को मिलता है जब कोई कंपनी 100% रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट करे। बट इस कंपनी में चूंकि 35 से 37% ही रिकरिंग रेवेन्यू है, उस वजह से यहाँ पे क्वार्टर बेसिस पे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर इनके कौन सी सर्विस ऑफरिंग्स है उसको डिस्कस कर लें तो दोस्तों इनके पास क्लाउड सर्विसेज है, जहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज देते हैं और यहाँ पे इनके क्लाउड प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे इनके जो क्लाउड प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं ये AWS है और माइक्रोसॉफ्ट अजूर पे ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा इनका डेटा मैनेजमेंट का बिजनेस है, जहाँ पे ये एनालिटिक्स, बिजनेस इंटेलिजेंस, रोबोटिक मोबिलिटी सॉल्यूशन जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों इसके साथ हमने देखा कि इन्होंने बताया कि ये शेयर होल्डर को डिविडेंड एनुअली देंगे और साथ ही साथ इन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि ये प्रॉफिटेबिलिटी साथ ही साथ ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे काम करेंगे ताकि 10% का जो मार्जिन दिख रहा है गोइंग फॉरवर्ड ये 12-13% का ये मेंटेन कर सके। लेकिन दोस्तों एक चीज समझ में नहीं आई कि FY24 में भी इन्होंने डिविडेंड पे किया था और उसके बाद FY25 में ये IPO लेकर के आए हैं और अभी भी डिविडेंड पे करने की बात कर रहे हैं। हालांकि IPO डिटेल्स देख सकते हैं कि इनका फ्रेश इशू आया था जहाँ पे इन्होंने 120 करोड़ रुपीस रेज किए थे और 94 करोड़ रुपीस का ऑफर फॉर सेल था। तो यहाँ पे 120 करोड़ रुपीस का इन्होंने फंडिंग रेज की थी। हालांकि डिविडेंड पे कर रहे हैं तो इससे एक चीज तो क्लियर है कि बिजनेस में कैश जनरेट हो रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। यही दिखाने के लिए कंपनी डिविडेंड पे करती है कि हमारा बिजनेस काफी स्टेबल है, लेकिन मुझे लगता है कि इनको अभी डिविडेंड पे नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो का एंडिंग पार्ट, तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि ओरिएंट टेक्नोलॉजीज का शेयर प्राइस इस गिरती हुई मार्केट में भी नया हाई टच कर रहा है। जहां तक इनके बिजनेस का सवाल है, क्वार्टर बेसिस पे साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी पे किसी भी तरह का कोई डेट नहीं है। रिसेंटली कंपनी ने IPO से फंडिंग रेज की, जहाँ पे 120 करोड़ रुपीस का नया फंड रेज किया था। FY24 में भी डिविडेंड पे किया था और साथ ही साथ FY25 में भी डिविडेंड पे करने की बात कर रहे हैं। हालांकि बिजनेस से लगातार कैश जनरेट हो रहा है, कोई मेजर कंसर्न नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो एक तरह के IT कंपनी में दिखता है, जो कि यूजुअली काफी हाई होता है, यहाँ पे कंपनी अभी भी लेस देन 10% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रिपोर्ट कर रही है, जो कि मुझे लगता है कि काफी कम मार्जिन है। जहाँ तक बिजनेस ग्रोथ का सवाल है तो ये डेटा सेंटर, ऑटोमेशन, बिजनेस एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी जैसी डोमेन में अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट जो PSB अलायंस से इनका जो इम्पैनलमेंट हुआ है, यहाँ पे 100 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू अचीव हो सकता है और यहाँ पे सबसे ज्यादा ये कॉन्फिडेंट है कि अपने बिजनेस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 2 से 3% की इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और 30 से 35% का CAGR ग्रोथ बिजनेस में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों स्टॉक पी की बात करें तो 64 का है, जो कि मुझे लगता है कि इस तरह की कंपनीज के लिए और जितनी ग्रोथ है उसके हिसाब से जस्टिफाइड है। जो एक मैं थोड़ा सा रिस्क देख रहा हूँ कि यहाँ पे मैनेजमेंट ने इंडिकेट किया कि Q3 थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। इस वजह से मैं करंटली इस कंपनी को वॉच लिस्ट में लगा के देख रहा हूँ और दिसंबर का क्वार्टरली रिजल्ट कैसा आता है उसके बाद फर्दर रिव्यू करेंगे। Q3 के रिजल्ट का रिव्यू करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों आपकी क्या इन्वेस्टमेंट है कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे भी बताएं। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस मैं रेगुलरली अपडेट करते रहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।